चैप्टर 21 ऑटोग्राफ। अनिका टेबल से एक टिश्यू पेपर लेती है और फिर उसमें अपना ऑटोग्राफ करके खुशी को दे देती है, जिसे देखकर खुशी खुश होते हुए कहती है, अनिका, क्या आप मुझे मिस्टर एलेक्स से मिला सकते हैं? जिसे सुनकर सभी की आंखें आकाश के ऊपर चली जाती है, जो कि आराम से खाना खा रहा था, जैसे उसे वहां हो रही बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं हो। फिर तभी सुधीर जी खुशी से कहते हैं, खुशी बेटा, अनिका के बगल में जो लड़का बैठा है वो ही एलेक्स है, लेकिन तुम किसी को उनके बारे में बताना नहीं है। जिस पर खुशी कहती है, ठीक है पापा, मैं आकाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर खुशी आकाश से कहती है, आकाश, क्या मुझे तुम्हारा भी ऑटोग्राफ मिल सकता है? जिसे सुन आकाश खुशी की ओर देखता है, फिर टिश्यू पेपर की ओर देखता है जो कि पूरी तरह खाली थी। फिर आकाश अनिका से उसका पेन मांगता है। अब आगे अनिका आकाश को पेन दे देती है। टिश्यू पेपर नहीं होने पर खुशी आकाश को अपना रुमाल देती है, जिस पर आकाश अपना ऑटोग्राफ देता है, जिसे देखकर खुशी बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद सभी डिनर करके अलग हो जाते हैं और आकाश और उसके दोस्त अपने कॉलेज जाने के लिए कार के पास जाने लगते हैं। तभी उन सभी के साथ जिया आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आकाश, मुझे तो तुमसे बात करनी है, अकेले में। फिर आकाश और जिया अकेले बात करने के लिए वहां से जाने लगते हैं। तभी जिया अपना हाथ पीछे करके उन चारों को जाने का इशारा करती है, जिसे वो चारों समझ जाते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आकाश जब कार की आवाज सुनता है तो वो तुरंत पलट कर देखता है, पर वो चारों कार लेकर चले गए थे। तभी जिया करती है, आकाश, तुम्हारे दोस्त यहां से चले गए, लगता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं। जिसे सुनकर आकाश समझ जाता है ये सब जिया का किया हुआ है। फिर आकाश जिया को वहां से छोड़कर पैदल ही जाने लगता है, जिसे देखकर जिया तुरंत अपने कार से आकाश का पीछा करने लगती है और आकाश के सामने जाकर अपनी कार रोककर कहती है, ठीक है, मैं मानती हूं कि मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को जाने के लिए कहा था। आकाश, अभी 9 बज गए हैं और अभी तुम्हें ऑटो भी नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आकर कार में बैठ जाओ। फिर आकाश कार में बैठ जाता है और फिर जिया कार को हॉस्टल की तरफ मोड़ देती है। आकाश चाहता तो अभी भागकर हॉस्टल पहुंच जाता, लेकिन जिया के कारण सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। आकाश जानता था कि जिया उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगी और हर जगह उसके पीछे जाएगी, इसलिए आकाश जिया के कार में बैठ जाता है। तभी जिया आकाश से पूछती है, आकाश, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम पेंटिंग और बिजनेस के साथ म्यूजिक बजाने में भी टैलेंटेड हो, और कौन कौन से काम तुम कर सकते हो? जिस पर आकाश कहता है, तुम्हें वक्त आने में पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से काम कर सकता हूं। वैसे इस तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? जिस पर जिया कहती है, आकाश, वो रोहन अब उस लड़की के साथ है। मैंने उससे उस दिन के बाद बात नहीं की है, और आकाश, मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूं। क्या तुम मेरे सच में बॉयफ्रेंड बनोगे? जिसे सुनकर आकाश कहता है, जिया, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल इंसानों के जैसे है, तुम इसे बर्बाद मत करो। मैंने करोड़ों लोगों को मारा है, तुमने जो उस दृश्य में देखा था वो सब सच है। उस लाश के पहाड़ के ऊपर मैं ही बैठा था। जिसे सुनकर जिया कहती है, अगर तुम मेरे साथ हुई तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। जिसे सुनकर जिया कहती है, आकाश, मैं जानती हूं कि तुम अभी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मानूंगी। और वैसे भी तुमने वादा किया था कि तुम कल मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते। जिसे सुनकर आकाश मन ही मन कहता है, ये लड़की भी पूरी पागल है। मैंने इसे इतना समझाया पर इसने मेरी बात नहीं मानी। ये सब आकाश मुस्कुराते हुए सोचता है। आकाश जिया के धड़कन को सुनकर जान गया था कि जिया उसे पसंद करने लगी है, और कहीं न कहीं भी जिया को कुछ कुछ पसंद करने लगा था। जब से आकाश इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस आया है, तब से उसकी भावना बढ़ गई है। इमॉर्टल वर्ल्ड में प्यार के प्रति आकाश की भावना बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, और साथ जब से आकाश ने स्टार मंत्रा का अभ्यास किया है, तब से उसे अपने मन की करने का मन करता है,
और आकाश किसी से नहीं डरता है, क्योंकि स्टार मंत्रा दानव क्षेत्र की सर्वोच्च कला है, जिसके कारण ये आकाश के व्यवहार में इतना बदलाव आया है। कुछ समय में बाद जिया आकाश को उसके हॉस्टल के सामने छोड़ देता है और आकाश जिया से कल मिलने की बात कहकर हॉस्टल के अंदर सीधे अपने रूम के अंदर आ जाता है। जब आकाश के दोस्त आकाश को इतनी जल्दी आते देखते हैं तो कहते हैं, आकाश भाई तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? चैप्टर 22 रिपोर्टर्स की भीड़। उन सभी की बात सुनकर आकाश कहता है, मुझे जल्दी क्यों नहीं आना चाहिए था? जिसे सुनकर वो सभी कहते हैं, आकाश भाई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए था। बेचारी जिया वो तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाना चाहती थी, तभी तो उसने हमें इशारा करके हमें वहां से जाने के लिए कहा था। जिसे सुनकर आकाश कहता है, जिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम लोग इतना सोचना बंद करो। और वैसे मयंक तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है और तू लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ा? जिस पर मयंक कहता है, दोस्तों मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ाई नहीं की क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरे क्लास के सभी बच्चे मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें बात करते सुना कि वो लोग सिर्फ मेरे पापा के कारण मुझसे अपनी दोस्ती रखी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने पापा से सिफारिश करके उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर किसी अच्छे दूसरे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवा सकता हूं। जिसके कारण मैंने अपने पापा के यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूं तो वो लोग मुझसे अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते। ये सुनने के बाद करण कहता है कि मयंक हम तेरी हालत समझ सकते हैं। तभी विराट कहता है, वैसे आकाश भाई तुमने अपने एलेक्स होने की बात हमें नहीं बताई। जिसे सुनकर सभी की नजर अब आकाश की ओर चली जाती है, जिस पर आकाश कहता है, मैंने तुम सभी को क्लास में 2 बार हिंट दिया था, लेकिन तुम लोग समझे नहीं, इसमें मैं क्या करूं? जिसे सुनकर सभी सोचने लगते हैं और उन्हें जल्द ही याद आ जाता है कि आकाश ने क्लास में हिंट दिया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। फिर वैभव कहता है, आकाश तुमने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम बनाई है, तो चलो हम देखते हैं कि हमें से सबसे अच्छा प्लेयर कौन है। फिर सभी अपने अपने कंप्यूटर में खेलने लगते हैं। उन्हें गेम खेलते 1 घंटे हो जाता है, जिसमें आकाश सबसे ज्यादा बार जीतता है। उसके दोस्त जानते थे कि आकाश ने उन्हें कई बार जीतने दिया है, क्योंकि आकाश के टाइपिंग करने की स्पीड पहले से कम थी। उन्होंने आकाश के उंगलियों की रफ्तार देखी थी, लेकिन इस बात आकाश ने केवल अपनी आधी स्पीड से गेम खेला था। फिर कुछ समय बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह आकाश तैयार होकर सीधे प्रिंसिपल सर के ऑफिस चला जाता है। जब आकाश प्रिंसिपल सर के ऑफिस के अंदर जाता है तो प्रिंसिपल सर खुशी के साथ कहते हैं, आकाश आओ बैठो। फिर आकाश के बैठने के बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं, आकाश कल जो तुमने पेंटिंग बनाई थी उसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया। कल से बहुत से लोग पेंटिंग देखने के लिए यूनिवर्सिटी आए हैं, जिसके कारण हमें वो पेंटिंग यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग में रखवा दिया है और लोग अब टिकट लेकर उसे देखने आते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के फंड में बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। और साथ ही यूनिवर्सिटी के बाहर आज सुबह से मीडिया वालों की भीड़ लगी है। ये सब आकाश ने आते हुए ही देख लिया था। फिर प्रिंसिपल सर आकाश से पूछते हैं, वैसे आकाश तुम आज यहां क्यों आए हो? जिस पर आकाश कहता है, सर आप तो जानते हैं कि मेरी कंपनी को खुले अभी 2 महीने ही हुए हैं, जिसके कारण अभी मेरे कंपनी में बहुत सारे काम बचे हुए हैं, जिसके कारण अब मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। जिस पर प्रिंसिपल सर आकाश को छुट्टी दे देते हैं और फिर आकाश प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाता है। आकाश जब मेन गेट की तरफ देखता है तो उसे मीडिया के बहुत सारे रिपोर्टर्स दिखते हैं, जो हर आने जाने वाले स्टूडेंट से उसके बारे में पूछ रहे थे। आकाश फिर यूनिवर्सिटी के पीछे जाता है और फिर दीवार से सीधे छलांग मार देता है। वहीं दूसरी तरफ किंजल और निधि कार के बाहर खड़े होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। तभी निधि किंजल से कहती है, बॉस हम यहां यूनिवर्सिटी के पीछे बिग बॉस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमें तो मेन गेट पर होना चाहिए। वैसे आपको ये तो नहीं लगता कि बिग बॉस इतने ऊंचे दीवार को कूद कर आएंगे, जिससे कूदने पर किसी आदमी के हाथ पैर भी नहीं बचेंगे? निधि ने इतना ही कहा था कि वो देखती है
कि आकाश उसी दीवार के ऊपर से कूद कर आता है और उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। जब आकाश को यूं दीवार के ऊपर से कूदकर सही संभालत आते देखते हैं तो वो दोनों आकाश से पूछते हैं, बॉस आप इतने ऊंचे दीवार से कूदे लेकिन आपको एक हल्की सी खरोच भी नहीं आई। जिस पर आकाश कहता है, यही नहीं, अगर मुझे बंदूक की गोली भी लग जाए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुनकर निधि कहती है, बॉस आप मजाक कर रहे हैं ना, एक नॉर्मल इंसान को बंदूक की गोली से बहुत गहरी चोट लगती है और आप कह रहे हैं कि आपको बंदूक की गोली से कुछ नहीं होगा। जिस पर आकाश कहता है, तो तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इतना कहकर आकाश अपने सिस्टम स्पेस से एक नाइफ निकालता है और अपने हाथ पर वार करता है। चैप्टर 23 साधना तकनीक। आकाश को यूं हवा में चाकू निकालता हुआ देखकर किंजल और निधि ने समझा कि आकाश ने कोई ट्रिक खेला है, तभी तो उसने हवा में चाकू निकाला। लेकिन चाकू के हमले से आकाश के हाथों में हल्की सी भी खरोच नहीं आती, जिसे देखकर निधि आकाश से वो चाकू मांगती है और अपने हथेली पर हल्का काटने की कोशिश करती है, लेकिन निधि का हाथ गहरा कट जाता है। जिसे देखकर किंजल निधि के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, निधि तुम पागल हो गई हो क्या? देखो तुमने अपने हाथ को कितना बड़ा काट लिया है। जिस पर निधि रोती हुई कहती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। किंजल, वो बॉस ने अपने हाथ में इतनी जोर से चाकू मारा था लेकिन उन्हें हल्की सी खरोच तक नहीं लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस चाकू में धार नहीं है, तभी तो बॉस को चोट नहीं लगी। तभी आकाश निधि और किंजल के पास आता है और फिर निधि को एक हीलिंग पिल खिलाता है, जिससे निधि के चोट तुरंत हिल हो जाते हैं। जिसे देखकर निधि कहती है, बॉस हमें ये पिल मार्केट में उतारनी चाहिए। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। जिसे सुनकर आकाश कहता है, निधि हम इस पिल को मार्केट में नहीं बेच नहीं सकते। अगर ये पिल दूसरे कल्टीवेटरों को पता चला कि हमारे पास हीलिंग पिल बनाने का तरीका है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होगी। तभी किंजल और निधि एक साथ पूछती है, बॉस ये कल्टीवेटर क्या होते हैं? जिस पर आकाश कहता है, मैं तुम्हें कल्टीवेटर के बारे में बताने से पहले दिखाता हूं कि एक कल्टीवेटर क्या कर सकता है। फिर आकाश बिजली की रफ्तार से उन दोनों से दूर चला जाता है और तुरंत वापस भी आ जाता है। जब किंजल और निधि देखते हैं कि आकाश एक पल में उनसे बहुत दूर चला गया है और दूसरे पल वापस भी आ गया, तो दोनों एक साथ पूछती है, बॉस आपने ये कैसे किया? जिसे सुनकर आकाश कहता है, क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर हूं। एक कल्टीवेटर तुम्हारे सोच से भी परे होता है। अगर कल्टीवेटर अपने चरम पर हो तो वो इस पृथ्वी को अपनी एक उंगली से तबाह कर सकता है और साथ ही तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे मारा न जाए। जिसे सुनकर निधि बोलती है, बॉस इसका मतलब आप अमर है। जिस पर आकाश कहता है, निधि तुम ऐसा कह सकती हो। निधि फिर पूछती है, बॉस इसका मतलब कि आप हवा में भी उड़ सकते हो। जिस पर आकाश कहता है, मैं अभी उड़ नहीं सकता जब तक मैं गोल्डन कोर स्टेज पर नहीं पहुंच जाता। फिर आकाश उन दोनों से कहता है, अब हमें कंपनी चलना चाहिए, बाकी बात हम कार में करेंगे। फिर सभी कार में बैठकर कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। फिर आकाश उन दोनों को दो दो कागज देते हुए कहता है, इन दोनों कागज में से एक कागज में साधना तकनीक है और दूसरे कागज में मनुष्यों के शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में लिखा है। जिसे देखकर निधि कहती है, पर बॉस आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? जिस पर आकाश कहता है, तुम दोनों में कंपनी की 10-10% की शेयर होल्डर हो और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो चाहिए। और वैसे भी अगर तुम दोनों एक कल्टीवेटर बन गई तो हमेशा जवान रहोगी और लाखों सालों तक जिंदा रहोगी। जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। वैसे भी कौन सी लड़की हमेशा जवान रहना नहीं चाहती है। फिर आकाश कहता है, तुम दोनों पहले मनुष्य के शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट याद कर लेना और फिर उसके बाद साधना तकनीक से अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी वो तीनों देखते हैं कि कुछ दूर पर कुछ गुंडे 4 लड़कियों को छेड़ रहे हैं। आकाश की नजरें तेज थी, इसलिए उसने पहले ही देख लिया था
कि उनमें से एक लड़की जिया है। किंजल उन गुंडों के पास कार ले जाकर रोक देती है और फिर तीनों बाहर निकल जाते हैं। और फिर निधि कहती है, छोड़ दो उन लड़कियों को वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जब वो गुंडे निधि की बात सुनते हैं तो उन गुंडों का बॉस बोलता है, अरे पंचर लोग देखो, इन लड़कियों को बचाने 2 खूबसूरत लड़कियां और एक बच्चा आया है। जिसे सुनकर उसके सभी साथी हंसने लगते हैं। वो लोग हंस ही रहे थे कि आकाश दौड़कर उनके पास जाता है, जिसे देखकर सभी एक साथ आकाश पर हमला करते हैं। लेकिन आकाश के एक एक मुक्के से एक एक आदमी जमीन पर गिरकर करहाता रहता है। 1 मिनट में सारे लोग जमीन पर पड़े थे। चैप्टर 24 आकाश का ऑफिस। जब जिया देखती है कि सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे तो जिया तुरंत जाकर आकाश के गले लग जाती है और कहती है, आकाश तुम सही वक्त पर आ गए वरना ये गुंडे हमारे साथ क्या करते। आकाश जिया को दूर करते हुए कहता है, वैसे जिया तुम लोग यहां क्या कर रहे थे। जिस पर जिया कहती है, वो हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी हमें ये गुंडे मिल गए और हमें परेशान करने लगे, तभी तुम आ गए। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, अब तुम लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाओ और जिया मैं तुमसे शाम को मिलता हूं। लेकिन आकाश के बातों को सुनकर जिया जिद करने लगती है कि वो आकाश के साथ जाएगी। जिया को ऐसे बच्चों की तरह जिद करते देखकर जिया की सारे दोस्त हंसने लगते हैं। जिस पर जिया उन्हें घूर कर देखती है तो वो तीनों अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं, लेकिन आपस में देखकर मन ही मन हंस रहे थे। जिया को ऐसे जिद करते देखकर आकाश मान जाता है, लेकिन जाने से पहले जिया के तीनों सहेलियों को टैक्सी में बैठा देता है और फिर चारों कार में बैठकर आकाश की कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जिया को रास्ते में पता चलता है कि किंजल आकाश की मैनेजर है और निधि आकाश और किंजल दोनों की ही असिस्टेंट है। कुछ देर में सभी एक कंपनी के सामने रुकते हैं। वहां पहुंचकर जिया उस कंपनी का नाम पढ़ती है और कहती है, यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी। पर आकाश, हम यहां क्यों आए हैं? ये कंपनी तो ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम बनाती है। तुम्हारा क्या काम है? आकाश। जिया के पूछने पर आकाश कोई जवाब नहीं देता है और कार से निकल जाता है और आकाश के पीछे वो तीनों भी निकल जाते हैं। फिर आकाश कंपनी की ओर बढ़ने लगता है। जब आकाश कंपनी के गेट के पास पहुंचता है तो गार्ड आकाश को गुड मॉर्निंग बॉस कहते हैं, जिससे जिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये गार्ड्स आकाश को बॉस क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब आकाश को कंपनी के अंदर जाते ही सभी एम्प्लॉइज आकाश को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं, तो जिया समझ जाती है कि यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर आकाश है। फिर सभी आकाश के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और फिर आकाश अपने चेयर में बैठ जाता है। जब जिया अंदर आती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि आकाश का ऑफिस रूम बहुत ही सुंदर था और आकाश के पीछे से पूरा मुंबई दिख रहा था। जिया आकाश के ऑफिस को देखकर बोलती है, आकाश तुम्हारा ऑफिस रूम तो बहुत सुंदर है। जिस पर आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर जिया भी आकाश के सामने किंजल और निधि के जैसे बैठ जाती है। तभी किंजल बोलती है, बॉस हमारी दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही है और हमारी कंपनी जल्द ही $100 बिलियन की बन जाएगी। फिर इतना कहकर किंजल पूछती है, वैसे बॉस अब हमें कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। जिस पर आकाश कहता है, किंजल अभी हमें कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, पर मैं अब एक नई कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा हूं। जिसे सुनकर तीनों एक साथ बोलते हैं, कैसी कंपनी? तभी आकाश टेबल के नीचे से एक बोतल और 4 गिलास निकालता है और चारों गिलासों में उस बोतल से वाइन को डाल देता है और फिर आकाश कहता है, पहले तुम तीनों इसे पीकर देखो। इतना कहकर आकाश एक गिलास उठाकर वाइन पीने लगता है। फिर वो तीनों भी आकाश को वाइन पीते देखकर एक एक गिलास उठाते हैं और वाइन पीते हैं। जब वो लोग वाइन का एक घुट पीते हैं तो चौंक कर आकाश से पूछते हैं, ये वाइन क्या है? मैंने ऐसी वाइन कभी नहीं पी है। ये आपने कहां से मंगाई है? जिसे सुनकर आकाश कहता है, ये वाइन इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन के साथ किंजल बोलती है, बॉस आपने कहा कि ये वाइन इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है।
पर हमने तो अभी ही इस वाइन को पिया है। जिस पर आकाश कहता है, किंजल लगता है कि तुम मेरे बातों का मतलब नहीं समझे। मैं कहा कि ये वाइन तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाइन को मैंने बनाया है। जिसे सुनकर किंजल और निधि सब समझ जाते हैं कि आकाश क्या कहना चाहता है। फिर किंजल कहती है, बॉस, इस वाइन को हमें जल्द ही मार्केट में उतारना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। चैप्टर 25, आकाश की चौथी कंपनी। तभी आकाश कहता है, किंजल, हमारे पास पहले से ही 3 कंपनी है, जिसमें से तीनों को तुम संभालती हो। ये बात अलग है कि यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी को छोड़ बाकी के 2 कंपनी के एम्प्लॉयज को ये नहीं पता है कि तुम उन दोनों कंपनी की मैनेजर हो। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि किंजल, क्या तुम अब नई कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो? किंजल कुछ देर सोचने के बाद हाँ कह देती है। तो ठीक है किंजल, तुम हमारी नई कंपनी के लिए फैक्ट्री देख लेना, और इस वाइन का नाम इमॉर्टल वाइन होगा। जिसे सुनकर किंजल और निधि बोलती है, बॉस, आपने इस वाइन का नाम सही रखा है, क्योंकि इस वाइन को पीने से ऐसा लगता है कि हम अमर हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। वहीं पर जिया अब तक वो वाइन पी रही थी, उसका ध्यान उन तीनों के ऊपर नहीं था। फिर आकाश कहता है, तो ठीक है, अब मैं दोनों कंपनी को देखने जा रहा हूं। और फिर आकाश जिया के तरफ देखते हुए कहता है, जिया, तुम किंजल के साथ रहो, तब तक मैं आता हूं। तभी जिया का ध्यान आकाश पर जाता है और फिर जिया किंजल के साथ कंपनी में रुकने के लिए मान जाती है और आकाश निधि के साथ वहां से चला जाता है। आकाश के जाने के बाद जिया किंजल से पूछती है, वैसे किंजल, क्या इस कंपनी को खोलने के लिए पैसे आकाश के माता पिता ने दिए हैं? जिसे सुनकर किंजल हंसने लगती है। जिसे देखकर जिया पूछती है, किंजल, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? जिस पर किंजल कहती है, मैं इस बात पर हंस रही हूं क्योंकि तुमने सवाल ही ऐसा पूछा है। बॉस के पेरेंट्स अमीर नहीं है, वो तो बस फल बेचते हैं। ये कंपनी बॉस ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। जिसे सुनकर जिया हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश और निधि एबी नेटवर्क कंपनी के सामने पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। आकाश सीधे एब का प्रोग्रेस देखता है और कुछ बग को दूर करता है, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस बग को 2 दिनों से ठीक नहीं कर पाए थे, उसे उनके बॉस ने सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर दिया। जिसे देखकर आकाश के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। बग ठीक करने के बाद आकाश अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और निधि भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं तो निधि आकाश के पास जाती है और कहती है, बॉस, आई लव यू। जिस पर आकाश कहता है, निधि, तुम मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हारे आंखों में देखकर बता सकता हूं कि तुम सीरियस नहीं हो। सच में निधि बस आकाश का टेस्ट ले रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि आकाश किसी भी लड़की को उस नजरिए से नहीं देखता, जैसे दूसरे मर्द अपनी नजरों में हवस भरी नजरों से लड़कियों को देखते हैं। निधि बस इतना जांच करना चाहती थी कि आकाश दूसरों से अलग है या सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन अब निधि जान चुकी थी कि आकाश ऐसा ही है। अगर आकाश की जगह कोई और आदमी होता तो तुरंत उसके प्रपोज करने पर तुरंत मान जाता, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया। आकाश की बातों को सुनकर निधि भी हंसने लगती है और कहती है, बॉस, आपने सही कहा, मैं बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद दोनों काम की बात करने लगते हैं। फिर आकाश एक पेन ड्राइव निकालते हुए कहता है, निधि, तुम मुझे अपना फोन दो। फिर निधि अपना फोन आकाश को दे देती है। फिर आकाश उस पेन ड्राइव निधि के फोन से कनेक्ट कर देता है, जिसे देखकर निधि पूछती है, बॉस, आप मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? जिस पर आकाश कहता है, मैं तुम्हारे फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं जो सब प्रकार के वायरस और हैकिंग को रोकेगा। इतना कहकर आकाश निधि को उसका फोन देते हुए कहता है, निधि, क्या तुम्हारे पहचान में कोई हैकर है तो उसे अपने फोन को हैक करने के लिए बोलो। जिसे सुनकर निधि समझ जाती है कि आकाश उसे इस सॉफ्टवेयर के खूबियों के बारे में उसे दिखाना चाहते हैं। फिर निधि किसी को फोन लगाती है और कहती है, एजे, क्या तुम मेरा फोन हैक कर सकते हो? जिस पर दूसरी ओर से आवाज आती है, निधि, वैसे तुम्हें अपने फोन को हैक क्यों करवाना है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितना बोला जाए उतना बस उतना करो। इतना कहकर निधि फोन काट देती हैं।
फिर आकाश कहता है, वैसे निधि, ये एजे कौन है? जिस पर निधि कहती है, बॉस एजे मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और एजे इंडिया की नंबर 1 हैकर है। मैंने उसे हमारी एबी नेटवर्क कंपनी में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि अगर हमारी कंपनी का कोई भी व्यक्ति उसे हैकिंग में हरा देता है तो वो हमारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी।